तो कहते हैं कि हमारे घर में रात में ना अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, हमारी चीज़ें इधर से उधर शिफ्ट हो जाती हैं, लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे हैं। दीपक भाई सच बताऊं, आप सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे वो लोग ऑलमोस्ट 1 महीने से उस घर में रह रहे थे, एकदम से ना अजीब अजीब हरकतें करने लगी। मतलब बहुत गंदा रहने लगी, वॉशरूम से आती तो हाथ नहीं धोती, घर में झाड़ू पोछा करना बंद कर दिया, चूल्हा साफ़ करना, बर्तन साफ़ करने बंद कर दिए, एकदम अजीब सी। आँख बंद करके जब मैंने साधना में देखा तो एक 20-22 साल की लड़की थी जिसने इस घर में सुसाइड किया। हाँ तो गाइस, स्वागत है नए पॉडकास्ट में। वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट, न्यू हॉरर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं प्रमित जी, जो कि मुंबई से खास टाइम निकाल के हमारे साथ आए हैं आज। नमस्कार। और इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी या ऊपरी साया या फिर कुछ भूत प्रेत का साया होता है तो सर उन्हें ट्रीट करते हैं पर्सनली जाकर। तो आज हम वही कुछ केसेस डिस्कस करने वाले हैं, ऑथेंटिक रियल केसेस जो सर ने खुद ट्रीट करे हैं। तो सर वेलकम वन मोर टाइम, स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने फिर से मुझे मौका दिया यहाँ आने का, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जनता भी इतना प्यार देती है तो हमें भी लगता है कि बार बार हम आए, लोगों से कनेक्ट हो। और वन ऑफ द बेस्ट चैनल मुझे लगता है आप ही का है, तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आप अभी महाकुंभ हो गया, कैसा था आपका एक्सपीरियंस, एनर्जीज एक्सपीरियंस करिए आपने? बहुत दिव्य एक्सपीरियंस था, मतलब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस धरती पे जाते एक अलग सी ऊर्जा है। हाँ, लाखों की भीड़ है, मैं नहीं कहूँगा कि भीड़ नहीं है, लेकिन सरकार ने जितने अच्छे तरीके से सबको मैनेज किया है, जो व्यवस्था बनाई है, ऑसम है। और प्लस इतने सारे लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ जिस जगह पे इकट्ठे हैं, आप सोच सकते हो वहाँ का माहौल और क्या दिव्य ऊर्जा होगी। सारी थकावट दूर हो जाती है, आप सब भूल जाते हो। द मोमेंट वो पंडाल दिखने शुरू होते हैं, गंगा जी दिखनी शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस अब पहुँचना है और डुबकी मारनी है। मतलब हमने तो शाम में डुबकी ली है 16-17 डिग्री के टेम्परेचर में। कहाँ गई ठंड और क्या पानी में उतरते जो मज़ा, कि बस हर हर गंगे और जय यमुना मैया करके हम तो उतर गए। बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। सर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, कैसे केसेस आपके पास आजकल आ रहे हैं, क्या चल रहा है मार्केट में नया, क्या लोगों की परेशानियां चल रही है, थोड़ा बताओ कुछ। देखिए, मार्केट में नया कुछ नहीं है, सब वही पुराना है, क्योंकि प्रेत वही है जो पहले से मरे पड़े हैं। अच्छा। और उनका काम ही है लोगों को परेशान करना। तो केसेस तो बहुत सारे आते रहते हैं शुभम भाई। एक मैं आपको बताना चाहूँगा जो काफ़ी चैलेंजिंग था, पिछले कुछ दिनों में मैंने अटेंड किया, बहुत चैलेंजिंग था। हमारे नवी मुंबई का केस है ये। नवी मुंबई में एक जगह है उल्वे नाम का, जहाँ पे नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, उससे पैरेलली कनेक्टेड है। और आज से 5 साल 6 साल पहले उस जगह को लोग इतना पूछते नहीं थे, मतलब कंस्ट्रक्शंस हो चुके थे लेकिन शहर से बाहर था तो लोग वहाँ जाते नहीं थे रहने के लिए, तो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होके खाली पड़ी थी। तो ऐसी एक बिल्डिंग में एक फैमिली गई, तो मैं बताता हूँ, मेरे पास कॉल आया कि सर आपका नंबर मिला है, हम बहुत परेशान चल रहे हैं, सो प्लीज़ आप हमारे यहाँ पे आइए। मैंने पूछा क्या परेशानी है ये तो बताइए। तो कहते हैं कि हमारे घर में रात में ना अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, हमारी चीज़ें इधर से उधर शिफ्ट हो जाती हैं, लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे हैं, पंखे हिल रहे हैं, मतलब बहुत अलग अलग हरकतें हो रही हैं, आप प्लीज़ आइए। और ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि हाँ अब तो देखना है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। एक दिन के बाद मैं उनके घर गया, तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे। और जब मैं आया तो मतलब काफ़ी डरे हुए थे वो लोग, बिकॉज़ मजबूरी थी कि वो उस घर को छोड़ भी नहीं पा रहे थे, उसी में रह रहे थे और वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब जब मैं गया तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, पहले आप मुझे बताओ। दीपक भाई सच बताऊं, आप सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे वो लोग ऑलमोस्ट 1 महीने से उस घर में रह रहे थे। 2 BHK फ्लैट था, एक रूम को उन्होंने बाहर से बंद करके रखा हुआ था, और वो कह रहे हैं कि रात को इसी रूम से एक्टिविटी होनी शुरू होती है। मैंने कहा ठीक है, क्या एक्टिविटी होती है? तो कहते हम रूम को कितना भी बंद कर देना, ये दरवाज़ा अपने आप रात को खुलता है। और उसके बाद शुरुआत होती है हमारे किचन एरिया से। पहले किचन में ना बर्तन हिलते हैं, ढन ढन की आवाज़ होती है, फिर लगता है कोई वॉशरूम के दरवाजे को नॉक कर रहा है। अगर हमने आवाज़ दे दी कौन है या क्या है तो ये और बढ़ जाता है, और अगर हमने इग्नोर किया तो हमें ऐसा लगता है कि पूरे घर में कोई चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जैसे चलता हुआ पंखा धीरे धीरे अपने आप ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होने लगता है। और ये एक्टिविटी 3 साढ़े 3 बजे रात तक होती है,
फिर उसके बाद बंद हो जाती है। तो मैंने कहा आपने मतलब फिर आप छोड़ दो इस घर को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी अभी वो फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है कि हम इस घर को छोड़ सके, सो रहना तो हमें अभी इसी में है, आप इसको ठीक करके दो। मैंने कहा ठीक है, रूम दिखाइए, कौन सा रूम है। फिर हम उस रूम में गए। आप बिलीव नहीं करोगे, द मोमेंट उस रूम को हमने खोला है, एक रूम का टेम्परेचर अगर 34-35 डिग्री पे था, इस रूम का टेम्परेचर 14-15 डिग्री पे था। इतनी ठंडक। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि जहाँ भी निगेटिव एनर्जी आएगी वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ठंडक सी रहेगी। बिकॉज निगेटिविटी इज़ वॉट, इट्स लैक ऑफ पॉजिटिविटी। और एनर्जी जहाँ है वहाँ पॉजिटिविटी है। एनर्जी है मतलब गर्मी है, एनर्जी नहीं है मतलब ठंडक है। तो आप मतलब बीच में खड़े होकर पूरा देख सकते थे कि यहाँ पे 34-35 डिग्री की गर्मी है, यहाँ 14-15 डिग्री की ठंडक है। मैंने इनको रोका, आप रुको। मैं अंदर गया, आह्वान किया मंत्रों से। मैंने कहा जो भी शक्ति है पहले मुझे इशारा दो कि तुम यहाँ पे हो। जैसे आपकी वो पेंटिंग टंगी है ना, ऐसे एक कैलेंडर टंगा था वहाँ पे, वो अपने आप हिलना शुरू हो गया। मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो कैलेंडर ऐसे दाहिने बाएं हिलना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने मंत्रों से इन्वोक किया था कि अगर तुम हो तो पहले मुझे इशारा दो। जनरली हम अपना पेंडुलम लेके जाते हैं, जो डाउजिंग रॉड होता है, रॉड से तो हम कैच कर लेते हैं कि भाई जो भी है जहाँ भी जा रही है उसको हम कैच करते हैं। या हमारे पास EMF मीटर होता है कि EMF मीटर हम ऑन करेंगे, अगर कोई निगेटिविटी है उस मीटर में मालूम पड़ जाता है। आपने देखा होगा, गोस्ट हंटर्स दे यूज़ इट। बट मैं भाई माता रानी का साधक हूँ, तो मीटर्स आपके भरोसे के लिए चाहिए, हमें तो पता चल जाता है। मैंने बोला कि हो तो बताओ। कैलेंडर हिलना शुरू हुआ, मैं समझ गया कि यहीं पे है। मैंने इन लोगों को बाहर रोका, इनसे कहा कि आप बाहर बस एक अगरबत्ती जला के रख दो मेरी सेफ्टी के लिए, कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पॉजिटिव माहौल तुरंत क्रिएट कर पाएँ। फिर मैं 2 मिनट वहाँ पे नीचे बैठा। मैंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की कि भाई हुआ क्या, क्यों परेशान कर रहे हो इनको। आँख बंद करके जब मैंने साधना में देखा तो एक 20-22 साल की लड़की थी जिसने इस घर में सुसाइड किया था। और उसने बहुत ही मतलब विषम परिस्थितियों में सुसाइड किया था कि मैं पॉडकास्ट पे नहीं बता सकता। उसकी वो हालत कर दी गई थी कि मजबूरन उसने सुसाइड किया। और ये बात बिल्डर ने बताई नहीं किसी को। सर बताओ ना, सुसाइड क्यों करा उन्होंने? लेकिन सुसाइड का बहुत बार ऐसा रीज़न रहता है कि मतलब गलत फ़ायदा उठाया गया किसी फीमेल का, तो वो बोल नहीं पाई बाहर और उसने सुसाइड कर लिया उसी फ्लैट में, जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हालत में था तब। अच्छा, उस वक्त उसने सुसाइड किया, तो उसकी आत्मा उसी एरिया में फंसी रह गई। और बिल्डर ने या जो भी लोग थे उन्होंने ये बात बाहर बताई नहीं। बहुत सारी चीज़ें तो साइड बाय साइड निकल जाती हैं। तो मैंने फिर उससे कनेक्ट करके पूछा कि अब तुम्हें चाहिए क्या। तो वो कह रही कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूँगी। जब सबने मुझे नहीं रहने दिया तो मैं भी किसी को नहीं रहने दूँगी। मैंने कहा अब ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी बातें हमारी साधना में ही चल रही है, कनेक्शन। मैंने उसको कहा कि देखो, जिसने तुम्हें परेशान किया या जो भी किया, इस फैमिली का तो उससे कुछ नहीं है ना, तो इनको क्यों परेशान कर रही हो। तो कहती नहीं ये यहाँ पे आ गए हैं तो इनको तो परेशान होना ही है। फिर मैंने उसको 1 दिन का टाइम दिया। हमने बोला कि देखो जो भी चाहिए तुम्हें, भोग चाहिए, कुछ चाहिए, ले लो और यहाँ से चली जाओ। और आपको रूप भी दिख रहा है उसका उस दौरान जब आप बात? नहीं, रूप ऐसे दिखता नहीं है, जस्ट एक कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि वो इंसानी रूप में कोई सामने आ जाता है, बस वी कैन फील द एंटिटी। हमारा एक टेलीपैथी में कैसे बातें होती हैं उस हिसाब से बस बातें हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई सामने बैठ के डिस्कस कर रहा है। मैंने उसको ऑफ़र किया कि तुम्हें जो भी चाहिए, जनरली इन्हें कुछ खाने को चाहिए होता है, कुछ वस्त्र दे दिया, कोई चीज़ें दे दी, जो भी इनकी लालच है कि लेके तुम चली जाओ। इसको मैंने 24 घंटे का टाइम दिया, मैं फिर आऊँगा कल, ऐसे करके बोल के मैं गया। और इनको क्या बोला कि जैसी शाम होगा आप 1 किलो मिठाई, एक नया कपड़ा रख दीजिए, थोड़ा सा दिया अगरबत्ती जला के जो भी चीज़ें हम अर्पण करते हैं अपने पितरों को या वो सारी चीज़ें अर्पण कर दीजिए। इन्होंने शाम को किया। उस दिन रात को कोई एक्टिविटी नहीं हुई। हमें लगा चली गई। उनका अगले दिन फ़ोन आया, प्रमित जी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, थैंक यू सो मच, ये वो सारी चीज़ें हो गई। 2-3 दिन के बाद फिर से कॉल आता है कि सर वो तो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है, अब तो रूम के दरवाजे धड़ाम धड़ूम सब शुरू हो गया है,
मतलब पहले से ज़्यादा इसने बर्तन वर्तन पटकने शुरू कर दिए हैं, एग्रेसिव हो गई अभी है। तक वैसे कोई फिजिकली हार्म नहीं कर रही है वो, बस ये सभी हरकतें हो रही हैं? नहीं, वो हार्म किसी को नहीं कर रही थी, वो सिर्फ उस घर के अंदर ना किसी को चैन से रहने नहीं दे रही थी, ऐसी चीज़ें थी। और जब उनका ये कॉल आया तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन और देखिए, हो सकता है वो चली गई हो, बिकॉज बिहेवियर में चेंजेस है, शायद कुछ और आया हो, मे बी ये भी निकल जाएगा, क्योंकि इनके भी अपने दोस्त बन जाते हैं जो ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं कि हाँ भाई आज क्या चल रहा, कितने परेशान करे। अच्छा, इनकी भी ऐसा लॉबी होता होती है? हाँ हाँ, इनकी भी लॉबी होती है, प्रेतों की भी लॉबी होती है, अच्छा, सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते तो ये हैं। ऐसे डिस्कस करते हैं आपस में कि मैं इस घर वाले को परेशान करने जा रहा हूँ या मैं इसको इतना कर चुका हूँ, सर ऐसे ये भी कैसे पता चला आपको? ये तो बड़ा हार्ड टू बिलीव साउंड कर रहा है। ये जब आप तंत्र में जाओगे तो आपको समझ में आएगा, जब आप किसी अघोड़ी से बात करोगे तो दे विल टेल यू कि ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, उधर कोई जाता नहीं उस एंगल पे, बट हमने तो देखा है ना बहुत सारे। फिर मैंने कहा एक दिन और रुक जाओ, आप देख लेते हैं क्या कहानी, कोई और तो नहीं आया। एक्टिविटी चालू रही, तब हमें आया गुस्सा, बोले अब नहीं गई ना, अब भगाना पड़ेगा। मैंने थोड़े से प्रोजेक्शंस बढ़ाए, फिर ये उनके घर से निकल के फिर हमारे पास पहुंच गई। जब हम कहीं भी प्रोजेक्शंस लगाते हैं तो वो प्रेत ऐसा ही Projection करता है। कैसे लगाते हो सर आप? हम अपने मंत्रों से, अपनी साधनाओं से, आप पूजा गए पाठ वहाँ से। पर दोबारा उस रूम, उस घर पे? फिर जरूरत नहीं पड़ी ना, बिकॉज एक बार हमने जिस चीज़ को देख ली है उससे तो हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो मैंने कहा कि अब ये वाला हवन करना पड़ेगा, ये पूजा करनी पड़ेगी। हमने शुरुआत करी पूजा की, जैसी पूजा शुरू की वो उनको छोड़ के पहुंच गई मेरे ऊपर, बहुत परेशान किया। और अगले दिन से उनके वाइफ की तबीयत ख़राब होने लगी बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम से ना वाइफ का बिहेवियर चेंज हो गया। वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी एक स्कूल में टीचर थी, एकदम से ना अजीब अजीब हरकतें करने लगी, मतलब बहुत गंदा रहने लगी। वॉशरूम से आती तो हाथ नहीं धोती, घर में झाड़ू पोछा करना बंद कर दिया, चूल्हा साफ़ करना, बर्तन साफ़ करने बंद कर दिए, एकदम अजीब सी गंदी हरकतों में पड़ गई। और मैंने उनके हस्बैंड को बोला था कि द मोमेंट हम पिक फाइट करेंगे, क्योंकि कई बार प्रेतों से लड़ना पड़ता है, अगर वो खुद चले गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़िद में आ गए तो फिर हमें मार के भगाना पड़ता है। और प्रेतों को तो मैं मार मार के भगाता हूँ, मैंने तो कहा ही है, छोटे मोटे प्रेत तो मैं दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ। तो पिक फाइट सीन हुआ, तब उसने परेशान करना शुरू किया उनकी वाइफ को। और आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 दिन तक मैं अपने घर से ही इस काम को कर रहा था। जब मैं उनके घर गया, घर से इतनी गंदी बदबू आ रही है। उन्होंने पूछा आप चाय लोगे? जैसे पानी लेके आते हैं, एकदम गंदी सी ट्रे में स्टील का गंदा सा ग्लास में पानी ला के रखा। जो लोग इतने डिसेंट थे, इतने अच्छे थे, तो वो भैया मुझे इशारा कर रहे हैं कि आप मतलब देखो जो मैंने आपको बताया था, ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि आइए आपको रूम दिखाते हैं। मैं जब अंदर देखने गया, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा किचन 3-4 दिन में काला पड़ चुका था। न इन्होंने 4-4 दिन से कुकर कढ़ाई धोए हैं, न इन्होंने गैस का स्लैब पोछा है। इतनी गंदगी, इतनी बदबू। और पुराने बर्तनों में ही बना रहे हैं, धो ही नहीं रहे उसको। नहीं, खाना बाहर से आ रहा है, कहीं भी खा रहे हैं वैसे ही पड़ा रह रहा है, छोड़ रहे हैं। क्योंकि प्रेत ने उनका दिमाग ये कर दिया है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो अब मैं तुम्हें परेशान करूँगी। ये कहानी हो गई थी। अब मुझे उनके घर में पानी भी ना पिया जाए, इतनी गंदगी में आप कैसे पियोगे। फिर मैंने भाभी जो थी उनको बुलाया, बिठाया कि आप बैठो 2 मिनट। तो पहले तो बैठने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि हमारे सामने प्रेत कभी बैठेंगे नहीं, उनको बेचैनी होने लगती है। तो भैया ने बिठाया, मैंने कहा एक काम करो, आप एक अगरबत्ती जलाओ पहले यहाँ पे। अगरबत्ती जलाया, मैंने मंत्रों को इन्वोक किया और बोला हल्दी कुमकुम ला के दीजिए। उनके सिर पे टीका किया, हाथों पे हल्दी कुमकुम लगाया। तब एकदम से ना कॉन्शियस में आई। फिर वो खुद देख रही हैं कि मतलब ये सब मैंने क्या किया है, ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। तब उनको हमने बताया। फिर मैंने उनको एक ताबीज़ दी, मैं लेके गया था, वो ताबीज़ पहना करके उनको बोला ये मत उतारना। फिर मैं गया उस रूम में कि अब कहाँ हो, आओ इधर। तो मैं समझाया था कि जाओ चुपचाप। तो बैठा, इन्वोक किया, हो तो इशारा दो। फिर वो कैलेंडर से उसने इशारा दिया कि हाँ मैं हूँ यहीं पे। फिर मैंने पूछा जाओगी या भगाएं? तो कोई इशारा नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं पूछ रहा हूँ अगर हो, मैंने थोड़े से हिप्नोथेरेपी के टेक्निक्स इस्तेमाल करने शुरू किए, टेलीपैथी के। मैंने कहा हो, इशारा दो फिर से।
जो जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये चीज़ है तो कैलेंडर बाएं की तरफ करो, ये चीज़ है तो दाएं की तरफ करो, करके वो सब कुछ बता रही है। फिर लास्टली मैंने पूछा कि जाओगी कि नहीं, अगर नहीं तो राइट साइड करो। उसने राइट साइड किया। मैंने कहा ठीक है। हल्दी कुमकुम था हमारे पास, फिर मंत्रों को पढ़ा, पूरे घर में दीवारों पे चारों तरफ मैंने तिलक लगा दिए। बोले अब तुम रह के देख लो इस घर में। फिर उस समय फिर मैंने पूछा हो तो इशारा दो, कोई इशारा नहीं आया, चली गई वहाँ से। फिर मैंने घर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया, इनको बोला कि अब यहाँ नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहो। और जो भी थोड़े बहुत मुझे एनर्जी के सेंसेस लगे वो मैंने कैद किया, मैं अपने घर आ गया। सर कैद कैसे करते हो आप? इसका टेक्निक होता है, मंत्रों के द्वारा वो कैद किया जाता है चीज़ों को। तो किसी ऐसे बोतल में कैद नहीं 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 वो सब कहानियाँ हैं, बोतलों में कैद नहीं होते। टेक्निकली क्या होता है कि जब भी आप किसी देवता को सिद्ध करते हो तो देवी देवताओं के बहुत सारे सेवक होते हैं, ये सारे काम वो लोग करते हैं। जैसे राजा को अगर किसी को कैद करना है तो सिपाहियों को बोलता है ना इनको पकड़ के रख लो, तो वैसे ही अगर हम माता रानी को बोलते हैं कि माँ ये परेशान कर रही है, अपने सेवकों को बोलो कि इसको पकड़ के लेके जाएं, तो ये सब डिवाइन खेल है, ये अपने आप सब इशारों में होता है। फिर उसको कैद किया। फिर रात को जब मैं अपने घर पूजा पे बैठा तो फिर इसको पूछा कि अब बता क्या करना है। तो कह रही कि नहीं मैं भी फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाइए, मुझे जाना है यहाँ से, मैं भी यहाँ पे बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन गुस्से में मैं खुद ही फंसी हुई हूँ। फिर मैंने पूछा क्या चाहिए, तो शी इज़ लाइक कि नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मुझे बस यहाँ से आप निकालो। फिर मैंने हमारे एक पंडित जी हैं बोध गया में, उनसे बात करी, उनको बोला कि इसका अंतिम संस्कार करना है। अंतिम संस्कार कराया। विष्णुपद मंदिर जो है बोध गया में, जहाँ पे विष्णु भगवान के पद चिन्ह आज भी हैं, वहाँ पे इसके पिंडदान करवाएं। और विष्णुपद मंदिर में ऐसा आशीर्वाद है कि पिंड अगर किसी भी प्राणी का पिंड वहाँ रख दिया जाए तो उसको मोक्ष मिल जाता है। तभी जो हमारा फाइनल श्राद्ध है वो बोध गया में किया जाता है, आपने सुना होगा, क्योंकि विष्णुपद मंदिर में अगर पिंड आ गया तो ये आत्मा हमेशा के लिए चली जाएगी। सर लेकिन आत्मा का अंतिम संस्कार कैसे करते हैं, वो कैसे करवाया आपने? अंतिम संस्कार इन द सेंस जो जैसे कैसे हमारे घर में भी अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो शरीर को तो हम अलग जलाते हैं, फिर 13 दिनों का एक पूरा एक प्रोसेस चलता है ना, गरुड़ पुराण का पाठ, उनको खाना देना, एक पेड़ पे घंट टांगा जाता है जिसके थ्रू उन तक खाना पहुंचाया जाता है, ब्राह्मणों को दान करके हम अपनी चीज़ें पितरों तक पहुंचाते हैं, फिर 13वें दिन हम पिंड दान करते हैं। तो वो जो पिंड दान है ना, वही उनका अंतिम संस्कार होता है, वही उनको इन सारे डायमेंशन से आगे निकलने में हेल्प करता तो है। ये आपने उन पंडित जी के थ्रू करवाया था, ये घर वाले नहीं करते, उस लेडी के घर वालों को नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए, किया नहीं होगा किसी ने, उनको पता भी नहीं है कि ये मर गई है कि क्या है। कई बार लोग गायब हो जाते हैं, सब इंतजार कर रहे होते हैं अच्छा आएगा नहीं, या जल्दीबाजी में लोग छोड़ देते हैं। आजकल तो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में आप देख ही रहे हो, लोगों ने धर्म से हट के टोने टोटकों में फंस गए हैं। ये तो बहुत कॉमन चल रहा है सोशल हो मीडिया रहा है पे। सर, ये तो आसपास भी सुनते हैं हम कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है, झोपड़पट्टी से लेके महलों तक सब तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले सर फिर भी हो जाता था कि लात घूसे बजा दिए किसी में, अब इसी से ही परेशान कर रहे हैं लोग। अब इसी से कर रहे हैं, हाँ। सबको सामने अगर आके नहीं बुरा बनना है, पर ये इतना इजी है क्या करना? उनके लिए इजी नहीं है, लेकिन तांत्रिक बहुत सारे बड़े पड़े हैं ना, आप देखते हो ना 2000 में मनचाहा प्यार पाए। बट वो तो सर हमें फ्रॉड ही ज़्यादा लगते हैं जो ऐसे क्लेम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो ऑथेंटिक साधु तांत्रिक होते हैं वो सामने भी नहीं आते मेरे ख्याल से। देखिए पर्पस क्या है, अगर ये जो वासना में जो फंसे रह गए हैं ना, ये कभी भी अपर लेवल पे नहीं जा पाएंगे। अब जो मनचाहा प्यार दिलवा रहा है 2000 में, वो तांत्रिक खुद ही वासनाओं में फंसा हुआ है। समझ रहे हो, आपको किस डायमेंशन का काम करवाना है उस लेवल की साधना चाहिए होती है। ये वशीकरण जैसे तंत्र के बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, ऐसे बहुत सारी इन विद्याओं का इस्तेमाल है। मैक्सिमम लोग ये वशीकरण में फंसे रह जाते हैं कि अरे भाई दीपक भाई पे कुछ कर दो मेरी बात मान लेंगे, इन पे कुछ कर दो मेरी बात मान लेंगे। ये तंत्र का एक्चुअल यूज़ नहीं है। तंत्र आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। ये इसका मतलब बोलते हैं ना कि एक्चुअल जो पर्पस है तंत्र क्यों दिया गया और क्या रीज़न था कि इसको फिर किलित किया गया,
आपने सुना होगा कि हर मंत्रों को शंकर भगवान ने कीलित कर दिया, क्योंकि ये इतना इजीली अवेलेबल हो गया था कि राक्षस असुर मंत्रों की साधना करते थे, देवताओं से वरदान मांगते थे, फिर देवताओं पे आक्रमण कर देते थे। तो इसलिए इसको फिर से कीलित किया गया। तो दैवी शक्तियों की जो तंत्र साधना है बहुत टफ होती है। भैरव बाबा है, माता रानी, शंकर भगवान आपका एक लेवल का इम्तहान लेने के बाद आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये छिटपुटिया तांत्रिक क्या करते हैं, एक रात में बैठ के पिशाचनी साध लिया, किसी प्रेत को वश में कर लिया। अमावस्या के दिन, आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन बैठ जाएंगे आप किसी भी प्रेतों को काबू में कर सकते हैं। होली का दिन है, 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त और 1 चैत्र और 1 आश्विन का नवरात्रा, उसमें साधना करके और प्रेत पकड़ लेते हैं। फिर उन प्रेतों से अपना काम करा रहे होते हैं और बाद में ये प्रेत इनकी बैंड बजाते हैं। अच्छा, ये गड़बड़ है। और दूसरा, हमारे सोशल मीडिया पे आजकल जिसको देखिए आके टोने टोटके की बातें कर रहा है, इधर लौंग छिपा दो, उधर उसके नाम का लौंग जला दो, इलायची टांग दो, नींबू का वो कर दो, नींबू लटका दो, फिटकीरी ये कर दो। एक तो मैंने देखा था, मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मतलब शी इज़ अ लेडी, वो आके बता रही है कि अपने पीरियड्स का ब्लड पिला दो तो बॉयफ्रेंड तुम्हारे इसमें आ जाएगा। एंड शी इज़ वेरी फेमस, आपने उनके सुने होंगे। निम्न स्तर पे गिरे जा रहे हैं लोग। एक दैवी शक्तियों के लिए लोग कहाँ के टोने टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखो ना, कोई आके बोल रहा है हाथ पे ग्रीन कलर से ये लिख लो, या न्यूमरोलॉजी को भी जितना बदनाम कर दिया गया है, लोशो ग्रिड को गलत तरीके से प्रिडिक्ट करके, मोबाइल नंबर, न्यूमरोलॉजी, मतलब कुछ भी करके जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सर ये तो हमने हमारे पॉडकास्ट में ही सुना है, देखा है, और लोगों से, लोग यहाँ पे आए, उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी करो या फिर यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखो। वो सब आप कह रहे हैं कि आपको, आपके हिसाब से वो सही नहीं है? आप करके देखो, कोई एनर्जी नहीं आती है। ये सारी, मैं न्यूमरोलॉजी को गलत नहीं बोल रहा, अंक शास्त्र हमारे ज्योतिष वेदों का हिस्सा है, लेकिन कौन सा वैदिक अंक शास्त्र? ये जो लोशो ग्रिड है, इट इज़ फ्रॉम चाइना, और चाइना ने हमारी सारी विद्याओं को कॉपी किया है। मैं वास्तुशास्त्र पढ़ाता हूँ, इसी वास्तुशास्त्र को चाइना ने कॉपी करके फेंगशुई बना दिया। हमारे कुबेर जी को लाफिंग बुद्धा बना दिया। हमने बोला साउथ ईस्ट में घोड़े लगाओ, लाल घोड़े, क्योंकि लाल रंग फायर है, घोड़ा पावर एंड स्पीड है। वो बोलते नहीं, ड्रैगन लगाओ, हमारा ड्रैगन भी मुंह से आग फेंकता है, तेजी से भागता है। चीज़ें वही है, मुखौटा बदल बदल के पेश करना शुरू कर दिया। तो हमारा जो वैदिक अंक शास्त्र था, उसको बदल के इन्होंने लोशो ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया। और जनता, कोई चीज़ जब इंडिया से बाहर से आ रही है तो उसके पीछे भाग रही होती है कि विदेशी बोल रहा है ना, मतलब वो चीज़ सही होगी। सही बात है। इसी चक्कर में हमारे सनातन धर्म का नाश हुआ जा रहा है, और लोग टोने टोट के परोस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आजकल पॉडकास्ट में आके ग्रीन पेन से ये लिख लो, पेपर पे लिख करके इधर जला दो, कुछ नहीं होता है। आपको जो चाहिए आप भगवान से मांगो, किसी एक से जुड़ो, लेकिन जुड़ो, जिस शक्ति से जुड़ना है आप जुड़ जाओ। और दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं कि पॉडकास्ट सुनते हैं किसी एक देवता के ऊपर। आजकल सबसे कॉमनली मार्केट में जिस पॉडकास्ट को परोसा जा रहा है, उसमें 2 लोग हैं, एक भैरव बाबा, दूसरा बगलामुखी माता। महाविद्या के मंत्रों को इतनी आसानी से लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है कि लोग डिजास्टर कर रहे हैं उन मंत्रों से। ये मंत्र इतने पावरफुल है। महाविद्या मतलब होता क्या है, सबसे पहले लोग वो नहीं समझ रहे हैं। जैसे देवों के देव महादेव हैं, वैसी सारी विद्याओं में जो सबसे ऊपर है वो है महाविद्या। करेक्ट? 10 महाविद्या आपने सुना होगा। सारी विद्याओं में सबसे पावरफुल इज महाविद्या। और पॉडकास्ट में आके उस महाविद्या के मंत्र को सीधा बोल दिया जा रहा है। मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों में पावर है, लोग उसका जाप कर रहे हैं और किसी भी पर्पस के लिए फायर कर रहे हैं कि भाई वो मेरे वश में आ जाए, इसकी मृत्यु हो जाए, और होने लगता है ये सब कुछ। लेकिन चित्रगुप्त सब लिख रहे हैं, बाद में इनके साथ जो होता है, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि समझिए आपको मोदी जी से कनेक्ट होना है। आप चाहते हो कि रियल टॉक के स्टूडियो में मोदी जी आए। आपने पीएमओ में बोला भाई मोदी जी को भेज दो, लेकिन जब मोदी जी आएंगे तो मोदी जी के साथ कम से कम 200 बॉडीगार्ड आएंगे, 50 एमपी आएंगे, इस एरिया का आईएएस ऑफिसर भी आएगा,
कमिश्नर साहब भी आएंगे, यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी, पूरी एक लॉबी आएगी ना। ठीक उसी तरीके से जब आप महाविद्या से कनेक्ट करते हो तो माता रानी कभी भी अकेले नहीं आती। यक्ष, यक्षिनी, 64 योगिनी, उनकी सेविकाएं, ये सब भी आती हैं। और जब इनके लिए आप नहीं रखते हो कुछ भी, तो ये लोग क्या करते, माता तो सौम्य रूप है, माता आपकी बात सुनेंगी चली जाएंगी, ये लोग उपद्रव मचा देते हैं आपके घर में। और जिन लोगों ने भी, मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है क्योंकि मैं खुद सिखाता हूँ साधना, जिन लोगों ने भी बिना गुरु साधना शुरुआत की है, सब किसी न किसी फिजिकल बीमारी से गुजर रहे हैं। क्योंकि इन चीज़ों ने, यक्षिनियों ने, योगिनियों ने उनके शरीर को खाना शुरू कर दिया। और कोई गुरु नहीं था तो बचाने के लिए कोई नहीं है, तो टेम्पररी बेनिफिट तो मिल गया कि भाई वो मेरा शत्रु है, पड़ोसी मेरे घर के आगे गाड़ी पार्क कर रहा है, रुको आज रात जाप करेंगे, कल से उसकी तबीयत खराब कर देंगे। यही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे घर के सामने कचरा फेंक दिया, अरे मेरे बड़े भाई की तरक्की हो गई, उसकी वाइफ तो बहुत ये कर रही है, स्मार्ट बन रही है, रुको अभी उसको बीमार कर देते हैं, और मंत्र जाप कर रहे हैं। मतलब किन निम्न कोटि की चीज़ों में लोग फंसे पड़े हैं। ये पावर आने के बाद आप जन कल्याण कर सकते हो, पूरे मास का कल्याण कर सकते हो, और लोग 4 लोगों को परेशान करने में लगे पड़े हैं, और एंड में वो खुद परेशान होकर रह जाते हैं। सर कोई इसी से रिलेटेड केस है जिसमें आप टोने टोट के से कोई परेशान हुआ हो? मैं बताता हूँ, मेरी बहुत करीबी दोस्त का ही है। कहीं से उसने ये सुना कि बगलामुखी माता का जाप करने से आपके सारे शत्रु नाश हो जाते हैं। मेरे पास आई क्रॉस चेक करने की, प्रमित तू तो माता का साधक है, सो इससे ऐसा होता है क्या? मैंने बोला हाँ बिल्कुल होता है। तो नहीं, मैंने पॉडकास्ट में सुना है कि ये वाला मंत्र है, 36 अक्षरी मंत्र जो है, जो ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचो मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले बुद्धि विनाशे लीम ओम स्वाहा, जो 36 अक्षरी मंत्र है, इससे किसी का भी नाश कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तब उसने मुझे बताया नहीं कि क्यों पूछ रही है, शुरू कर रही है या हाँ, कुछ ऐसा। उसने क्रॉस चेक किया। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। भाई माता, आप तो एक ओम पढ़ के भी बहुत कुछ कर सकते हो। बीज मंत्रों में अगर आप 36 अक्षरी नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ ह्लीम बोल दो, ह्लीम इज द बीज मंत्र ऑफ संपूर्ण मंत्र। तो कैसे जानना, जागृत करना है, ये ट्रिक सिर्फ तांत्रिकों को पता होता है। उसने मुझसे पूछा, मैंने बोला हाँ कर सकते हैं। फिर उसने कॉल रख दिया। थोड़े दिनों के बाद उसके पूरे परिवार में हड़कंप मच गया, एकदम से भयंकर। पॉलिटिकल करियर था, एकदम से ना चारों तरफ से शत्रु सामने आने लगे। ये भी परेशान कर रहा, वो भी परेशान कर रहा। और उसका जो हस्बैंड था, ही स्टार्टेड मिसबिहेविंग विद हर। बच्चे भी बात नहीं मान रहे, बच्चों की भी तबीयत खराब हो रही है। एकदम से ना पूरे परिवार में उथल पुथल मच गया। हस्बैंड से भी जो जिस हिसाब से बनती थी वो भी बंद हो गई। इनके बीच में भी आपसी मनमुटाव शुरू हो गया है, एक दूसरे के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 15-16 साल का बहुत अच्छा मैरिड लाइफ चल रहा था। जब सब उथल पुथल मचा तो मेरे पास आई पूछने के लिए कि भाई मेरे को कुंडली देख के बता क्या चल रहा है, मेरा समय इतना ख़राब चल रहा है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, पति के साथ भी कुछ नहीं बन रहा है, क्या हो गया? मैंने कुंडली देखी, मैं बोला समय तो सही चल रहा है यार, ये गड़बड़ क्या होता है? मैं कहा चलो घर का वास्तु चल के देख लेते हैं, कहीं इसने साउथ वेस्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, कुछ कलर या कुछ शिफ्टिंग तो नहीं की है। जाके देखा, वास्तु भी एकदम सही था घर का। फिर मैंने उसको बिठाया, पूछा कि कोई कुछ शुरुआत करी है क्या तुमने, साधना वादना, किसी और के पास जा रही हो, किसी ने कुछ टोना टोटका बताया है क्या? तो पहले तो बोली नहीं। फिर मैंने बोला देख मेरे को तो लग रहा है, डाउट आ रहा है। फिर उसने कहा कि मैंने ना थोड़े दिन पहले से, 1 महीने पहले से बगलामुखी माता के मंत्रों का जाप शुरू किया है। मैंने पूछा क्या पर्पस से शुरू किया है, संकल्प क्या लिया था? तो कहती कोई संकल्प नहीं लिया था। भाई हम कभी भी पूजा करते हैं तो पहले संकल्प लेते हैं। आपने भी पॉडकास्ट अगर शुरू किया तो आपका एक विजन था ना कि हम ये वाला काम ही करेंगे। तो हमारे सनातन में भी जब भी कोई मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है वो संकल्पित होता है कि ये मनोवांछित फल को पूर्ण करने हेतु हम ये जाप कर रहे हैं। अगर हम रैंडम करेंगे तो चारों तरफ फायर करेगा ना। आप क्या बोलोगे, मेरी नौकरी लगवा दो इसलिए हम इतना जाप कर रहे हैं, मेरी शादी हो जाए इसलिए कर रहे हैं, पुत्र हो जाए इसलिए कर रहे हैं।
आप रैंडम करोगे तो वो सारे डायमेंशन पे काम करने लगता। तो इसने क्या किया, इसने बगलामुखी माता का जो मंत्र है उसको रैंडम जाप करना शुरू कर दिया। अब वो मंत्र क्या कह रहा, सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जितने भी लोग मेरे से दुष्टता रखते हैं सबको स्तंभित कर दो, सबकी जीवा कीलित कर दो, सबकी बुद्धि विनाश कर दो। अब कल को गलती से इसके पति ने कभी इसको शाम में आके डांट दिया तो ये मंत्र उस पर भी काम कर रहा। अच्छा, इसके बच्चे ने आके कभी इसने खाना दिया है, मम्मी मुझे नहीं खाना, ये पसंद नहीं है, झगड़ा कर लिया, ये मंत्र उस पर भी फायर कर रहा। अड़ोसी पड़ोसी पॉलिटिकल सब पे ये मंत्र ने फायर करना शुरू कर दिया। भाई आप 47 लेके रैंडम फायर कर रहे हो, उस मंत्र को क्या पता कौन तुम्हारा पुत्र है, कौन तुम्हारा पति है, कौन तुम्हारा पड़ोसी है, कौन तुम्हारा क्या है। उसने रैंडम फायरिंग स्टार्ट कर दी, पूरे जीवन में हड़कंप मच गया था उसके। फिर मैंने इमीडिएटली उसको बोला अभी कभी संकल्प लो, माता से क्षमा मांगो और यहीं के यहीं इसको स्टॉप करो। बोलो कि जो आपने किया बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप अपने लोक को प्रस्थान कीजिए, अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगी माता हम फिर आपको बुलाएंगे। करके उसका उद्यापन करवाया, तब जाके धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सेटल होने लगी है। तो लोग पॉडकास्ट में आके मंत्रों को परोस रहे हैं, प्रोसीजर कोई नहीं बता रहा कि इस्तेमाल कैसे करना है। भाई आपने दुकान खोल ली, बोला ये लो 47 खरीद के ले जाओ, उसको संभालना भी तो सिखाना है कि हर जगह नहीं चलाना है। अब मैंने प्रैक्टिकल इसलिए बताया कि आप देखो ना, आप बोल रहे हो सर्व दुष्टा नाम, जो भी दुष्ट है, जो भी मेरे बारे में बुरा सोच रहा, पति सोच रहा, बच्चे सोच रहे, बच्चे भी तो गालियां देते रहे, मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं आता यार, कहाँ पैदा हो गया मैं, हर बच्चा सोचता है बचपन में। अब मंत्र देख रहा, रे इसके खिलाफ दुष्ट साथ की भावना, बीमार कर दो। तो ये चीज़ें, ये मुझे लगता है पॉडकास्ट में भी आज तक किसी ने नहीं बताया है, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में होते हुए भी यहाँ के डायमेंशन में रहता हूँ। आजकल के लोग जैसे रहते हैं उठते हैं, मैं उसमें रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसका इम्पैक्ट यहाँ क्या आ रहा है। तभी मैं चाहता हूँ कि लोग अवेयर हों। पिछले पॉडकास्ट में भी आप देखो, मैं कोई कुर्ता पैजामा पहन के नहीं आया था, आज भी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है। लोग टोने टोटके में फंसे पड़े हैं। ये तो सर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पॉडकास्ट पे कोई भी आके बोल रहा है इस टाइम ये मंत्र बोलना है, लोग चालू हो जाते हैं। हाँ, भैरव बाबा का मंत्र कितना पावरफुल मंत्र है वो, उसके पहले का संकल्प कोई नहीं बता रहा। भैरव बाबा आए तो क्या प्रसाद चढ़ाओ, उनको क्या खिलाओ, डेली क्या अर्पण करो, कोई नहीं बता रहा। सीधा भैरव मंत्र है, ओम भैरवाय नमः कर दो। अरे जब वो कनेक्शन बनने लगता है तो आपको उनको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, वो कौन बताएगा। संकल्पित करना होता है इन चीज़ों को कि ये पर्पस है, इसलिए करना है, न्यास है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हवन है, कोई नहीं कर रहा, सब बैठ के जाप कर रहे हैं। और यूज़ कहाँ हो रहा, आपको लग रहा है कि हमारा ये बंदा मेरी बात नहीं मान रहा, रुको आज मंत्र जाप करके इसको बताते हैं। लोग अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए मंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जन कल्याण किसी के मन में नहीं है। सब ये दिखाना चाह रहे हैं मुझे ऊपर उठ जाना है। ये तो हो रहा है सर, ये खेल गलत है। सर और कोई है हॉरर स्टोरी? चलिए आपको एक स्टोरी और बताता हूँ। ये मेरे पास आया था 2 साल पहले, 2 साल पहले की कहानी है। आई थिंक 2023 की स्टोरी है। एक लेडी है, उनकी शादी नहीं हो रही है, 40 ऑलमोस्ट टच हो रही थी और शादी नहीं हो रही है। और घर वालों का ऐसा कहना था कि जब जब शादी की बात चलती है तब तब ये बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करती है, इसके अंदर ने कुछ अजीब सी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत लड़ना झगड़ना चिल्लाना और हट जाना। नाम नहीं बताऊंगा, बट शी गैजेटेड पोस्ट पे है, काफ़ी बड़े डेजिग्नेशन पे हैं वो। तो मेरे पास आया केस कि भाई ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे क्या है, हमने सब ट्राई कर लिया, पंडितों से कुंडली दिखवा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है समझ नहीं आ रहा। सो आप एक बार बात करके देखिए। मैंने बात करी, जब हमारा जूम पे बातें हुई, मैं नॉर्मली मीटिंग जो है वो जूम पे करता हूँ पैरानॉर्मल के, बिकॉज़ वो देख के मुझे समझ आ जाता है कि एनर्जी कैसी है। जब मैंने जूम पे बात की तो मुझे पता चल गया कि कहानी क्या है, गड़बड़ है इनके ऊपर, कुछ तो ब्लैक मैजिक की चीज़ें हैं, प्रेत मुझे दिख रहे थे। मैंने कहा ठीक है।
फिर मैंने इनसे पूछना शुरू किया कि भाई क्यों नहीं करना चाह रहे हो आप? तो कहते नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत घबराहट होती है, ऐसा लगता है ना कि कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। जब जब शादी की जैसी बात आती है तो मैं घबरा जाती हूँ, फिर मुझे रोना आ जाता है, फिर अगर लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं तो फिर मैं एग्रेशन में आ जाती हूँ, अलग बिहेव करने लगती हूँ। मैंने कहा ठीक है, उनसे बातचीत करी, फिर घर वालों से हिस्ट्री ली, क्या कहानी है। फिर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये सिर्फ पैरानॉर्मल वाला केस नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इन्वॉल्व है। बट पहले जो प्रेत मुझे दिख रहे थे, मैंने सोचा कि पहले उनको हटाता हूँ, फिर उसके बाद जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है हिप्नोथेरेपी का, दैट आई विल डू। पूजा पाठ करी, प्रेत हटा दिया, बिहेवियर उनका थोड़ा सा स्टेबल हुआ। सर ये कितने दिन का प्रोसेस रहता है किसी से प्रेत हटाना और पूजा? एक पूजा करने से मतलब कितना टाइम आपको देना पड़ता है? 15-20 दिन लग जाते हैं। अच्छा, उसमें 15-20 दिन आपका ही काम है या उनको भी कुछ प्रिकॉशंस आप देते हो? कई बार उनको भी हम देते हैं, अदरवाइज मेरा मेजर रोल रहता है। हमारी टीम है पंडितों की, वो पूजा हवन सब करते हैं, एंड स्पेशली उस इन्वायरमेंट को क्रिएट होने के बाद फिर हम उसमें एक्ट करते हैं। जैसे कैसे अगर आप एक हार्ट सर्जन हो तो हार्ट सर्जरी से पहले यू नीड ऑपरेशन थिएटर, यू नीड 2-3 असिस्टेंट और इक्विपमेंट्स, तो वैसे ही हमें भी लगता है कि सब सेटअप करने के बाद फिर हम उन प्रेतों को पकड़ के हटाते हैं। तो प्रेत मैंने हटा दिए। घर वालों का भी कहना था कि बिहेवियर जो है अब काफ़ी स्टेबल है, अभी एटलीस्ट शादी के नाम पे ये पहले जैसा बिहेव नहीं कर रही है। फिर मैंने एक जूम कॉल शेड्यूल किया, बातचीत करनी शुरू की। तो वो फिर भी मुझे बता रही हैं कि सर जब भी हम शादी की बात करते हैं तब ना मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट होने लगती है और ऐसा लगता है ना कोई मुझे मार रहा है, कोई मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, मुझे शादी करनी ही नहीं है। फिर मैंने कहा कि ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, इनका एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरुआत की। ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा तक वो जा ही नहीं पा रही थी अपने पिछले लाइफ में। कॉल पे ही कर रहे थे आप ये? हाँ, जूम पे। जूम कॉल पे हो जाता है सर अच्छे से? मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा गया, वो जा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि प्रेत कहीं ना कहीं रोकते हैं, बिकॉज अगर वहाँ से हमने सॉल्व कर दिया तो इनको भी जाना पड़ेगा। एक टाइम आया कि वो पहुँची वहाँ पे। फिर जब मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि अभी आप कहाँ हो, तो उन्होंने यूरोप के किसी कंट्री का नाम बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। मैंने कहा कौन सा साल है? तो उन्होंने देखा 17th सेंचुरी का कुछ सीन था। वो एक घर में गई जहाँ पे वो देख रही हैं कि इनके हस्बैंड ने उस जन्म में इनको बहुत बुरी तरीके से मारा, पीटा और मर्डर कर दिया था। तो वो जो पेन इनके आत्मा के साथ अटैच हुआ, वो पेन अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो गया। कई बार आत्मा के साथ, हमारे सबकॉन्शियस के साथ, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा डेटा बैंक है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे हर जन्म की मेमोरी को लेके आगे चलता है। बिकॉज माइंड जो है वो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। क्लियर? तो वो किसका हिस्सा है सर? शरीर माइंड का हिस्सा? सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली। हमारा ब्रेन हमारे शरीर का हिस्सा है, माइंड हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। कैन यू कनेक्ट? जब साइंस भी पढ़ाती है तो आपको लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन पढ़ाती है कि वो यहाँ है, माइंड कहाँ है? आपने एनाटॉमी में कभी भी माइंड की कोई पोजीशन देखी है? तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे जो दूसरे शरीर हैं, आपने सुना होगा 5 कोश होते हैं हमारे, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। सबकॉन्शियस हमारे 5 महाकोशों का हिस्सा है, इस शरीर का नहीं है। ये तो हम आज छोड़ देंगे, फिर दूसरे योनि में, तीसरे, चौथे, 84 लाख योनियाँ हैं। तो माइंड उन सब में कंटिन्यू होता है। तो इनके साथ, इनके माइंड में वो जो पेन अटैच हुआ वो इनकी आत्मा के साथ अटैच होके आ गया। फिर मैंने उसी जन्म में ले जाके उनके इस पेन को हील किया। वहाँ पे इनको दिखाया कि देखो तुम्हारा पति तुमको कितना प्यार कर रहा है, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, यू आर ए हैप्पी फैमिली, बच्चे हैं, घर बहुत अच्छा है, तुम पार्टी कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैंने उस पूरे सीन को डिलीट करके
रिक्रिएट किया और फिर जब उनको वापस लेके आया कि मतलब ओपन योर आइज़, तब उनके सबकॉन्शियस को हमने प्रोग्राम कर दिया कि ये जो पेन था ख़त्म हो चुका है और हैप्पी मेमोरीज क्रिएट कर दी। बट सर जो इतने टाइम का पेन और डिनाइल में वो थी, तो आपके एक बार बोलने से वो चीज़ें वो एक्चुअली भूल जाते हैं? हाँ, क्योंकि हम आपके लॉजिकल माइंड से डिस्कनेक्ट करके आपको सबकॉन्शियस पे ले जाते हैं। वहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो। वहाँ पे जो आप बोलोगे वही होगा। यस, अगर मैं बोलूँगा उठ के चलना शुरू करो तो वो चलने लगेंगे। इतना पावर है हिप्नोथेरेपी में। ओके। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपने सुना होगा, तो फिर पीएलआर से मैं उनको वहाँ तक लेके गया, उस पेन को हील किया, वहाँ पे हैप्पी मेमोरी क्रिएट की, और फिर जब उनको वापस लेके आया तब इनको खुद ही अजीब सा लगने लगा, क्योंकि अब ये कॉन्शियस में आई जो यहाँ के प्रेत, बिकॉज उस नेगेटिव फीलिंग के कारण इन्होंने अपने चारों ओर एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर लिया था। और ये प्रेत आत्माएं जो आपके पास आती हैं ना, आपकी नेगेटिव थिंकिंग के कारण जल्दी आती हैं। फिर हमने प्रेतों पे ट्रीटमेंट किया, तब जाके ये एकदम ठीक हो गई। मेरे पास पूरा वीडियो है, I'll show you और after। प्रेत भी आसानी से चला गया था जो था? हाँ, चला गया। प्रेत तो नॉर्मली हम भगा लेते हैं। अच्छा, वो तो नॉर्मल। आपके लिए कोई एंटिटी बड़ी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि कोई एंटिटी आपको बहुत चैलेंजिंग लगती हो या लगी हो अभी तक? कर्ण पिशाचिनी की मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताई थी, वो सबसे बड़ा एक एनकाउंटर था। उसके अलावा और भी प्रेत आते हैं, जैसे मल्टीपल होते हैं तो वो हेल्थ को हैम्पर करते हैं। जैसे हमारा भी गला दबरा होता है, कलेजा दबरा होता है, सेंसेस ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे अभी पिछले नवरात्रि में सेंसेस ब्लॉक हो गए थे पूरे। कैसे? मतलब ना मुझे भूख लग रही थी, ना टॉयलेट, ना ठंडा, ना गर्मी, कुछ नहीं। मुझे मतलब आई वॉज ब्लैंक। बट ऐसा क्यों हो रहा था? किसी प्रेत ने कब्जा कर लिया। हमारे जाप अगर कम गए हैं, जैसे मैं ट्रैवल में होता हूँ, अलग अलग जगहों पे जा रहा हूँ, तो अपनी साधना स्थली से बाहर हूँ ना, और पंगे तो हजारों प्रेतों से ले बैठे हैं। वो तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हाथ लगे बस ये। कब आपका ऑरा थोड़ा सा वीक हो और आप पे अटैक करे। एग्जैक्टली। एक और बहुत बढ़िया कहानी बताऊँ, अभी अक्टूबर की बात बताता हूँ। इलेक्शंस थे महाराष्ट्र में। बताओ। मैं, हमारी एमएलए है हमारे एरिया की, उनके बंगलों से बाहर निकला हूँ। उनसे बात हुई है कि ठीक है, इलेक्शंस आ रहे हैं, पूजा पाठ करना है, आप हमारे प्रोटेक्शन का सारा जिम्मा लीजिए और कीजिए। 10:30 बजे रात की बात है। उनके बंगलों से निकला हूँ, गाड़ी लेफ़्ट टर्न ली, थोड़ा सा 100-200 मीटर आगे जाने पे एक ब्रिज चढ़ता है। जैसे ही मैं ब्रिज पे चढ़ा, मुझे ऐसा फील हुआ कि पीछे से किसी ने ज़ोरदार डंडा मारा मेरे सिर पे। गाड़ी में ही? गाड़ी में ही। और आप अकेले ड्राइव? मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी सियाज है, तो ज़ोरदार डंडा मारा है किसी ने। एंड मुझे ना ब्रिज ऐसे सामने से उठ के दाहिने बाएं होता हुआ दिख रहा है। ये हालत, शुक्र था कि रात के 10:30 पौने 11 का समय था, ट्रैफिक नहीं था। ब्रेक मारा मैंने और 10-15 सेकंड लगे होंगे जब वो ब्रिज नीचे हुआ है। ऐसा लग रहा था कि ब्लरी विज़न में मुझे अब दिख रहा है कि हाँ, सामने कुछ है। पहले तो मैं देख रहा हूँ मिरर में कि मतलब हुआ क्या ये। मुझे लगा इलेक्शन का समय है, किसी ने कहानी तो नहीं कर दी, गाड़ी में घुस गए, कुछ ऐसा वैसा। क्योंकि मैं भाजपा का बहुत कट्टर कार्यकर्ता हूँ और जिलाधिकारी भी हूँ वहाँ का, मतलब पदाधिकारी। तो होती है दुश्मनी पॉलिटिक्स में। देख रहा हूँ गाड़ी में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया। मैं किसी तरीके से घर पहुँचा हूँ, 11-11:15 घर पहुँचा, गाड़ी वाड़ी लगाई, खाना खाया, सो गया। मुझे याद है रात के 3:30 बज रहे हैं, 107 बुखार है मुझे। 107? सर इतना तो पहुंचता ही नहीं है। साथ में तो मर जा आदमी। सुनो तो, यही तो बता रहा हूँ, क्योंकि इट्स पैरानॉर्मल, इसलिए 107। मैंने वो थर्मोमीटर जो रहता है ना, ऐसे करके देख, क्या बोलते हैं उसको, थर्मल वाला, हाँ। वो लिया, मारा, देख रहा हूँ टीटीट 107। मैं समझ गया कहानी हो गई है मेरी कहीं ना कहीं से। फिर भी पैरासीटामोल लिया, खाया। बोला इतनी रात में कहाँ मम्मी डैडी को जगाऊँ, किसी को जगाऊँ। पहले लगा फीवर है, विक्स लगाया, सो गया। फिर 9-9:30 बजे वापस से बहुत ज़ोर सर दर्द हो रहा है, बॉडी लग रहा है कोई गला दबा रहा है, मतलब अजीब से जकड़न हो रही है, नसें खिंच रही हैं, क्योंकि 3 बजे लिया था तो दवाई का असर भी ख़त्म हो रहा होगा। फिर उठा, फिर देख रहा हूँ 105-106 के आसपास फीवर आया। फिर से मैंने पैरासीटामोल लिया, पापा को बुलाया फ़ोन करके कि ज़रा आप आ जाइए।
मम्मी पापा आए, मम्मी को मैंने बोला कि एक काम करो, पट्टी के लिए पानी, ठंडा पानी और एक रुमाल लेके आओ। उन्होंने वो लिया है, मेरी पट्टी करनी शुरू की है। पट्टी करते करते फीवर कम होकर के 101 तक आया होगा। तब मैंने कुछ ब्रेकफास्ट किया, दवाइयाँ, मुझे लगा कि शायद ठंड लग गई है या इन्फेक्शन हो गया। नॉर्मली बैक्टीरियल फीवर जो है वो हायर से ही शुरू होता है। एक डॉक्टर मेरा दोस्त है अपोलो में, उसको कॉल किया, उसने बोला एमोक्सिसिलिन ये सब जो है अपना ऑगमेंटिन ले ले, एंटीबायोटिक शुरू कर दे, फीवर डाउन हो जाएगा 3 दिन में। शुरू किया। फीवर जैसी पैरासीटामोल का ड्यूरेशन 5 घंटे 6 घंटे ख़त्म हो रहे हैं, 103 104 तक ऐसे जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, जा रहा हूँ। नॉर्मली 72 घंटे के बाद एंटीबायोटिक असर में आ जाता है और आपका फीवर डाउन हो जाता है। मेरे जब 72 घंटे हुए हैं तो दवाई ने असर करना बंद कर दिया। ये फीवर वापस 106 107, और ये कहानी है रात के कुछ 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। फिर मैंने पापा को बोला कि हमारी बिल्डिंग में ही नीचे डॉक्टर की डिस्पेंसरी है, उनको बुला के लेके आओ। डॉक्टर आए, उन्होंने देखा इतना फीवर, अरे तुमने ये सब कर रखा है। वो फटाफट पैथोलॉजी वाले को बुलवाया, वो ब्लड टेस्ट कराओ, डेंगू मलेरिया सारी चीज़ें कराओ। तुरंत फीवर कम करने के लिए उन्होंने इंजेक्शंस लगाए। जब इंजेक्शन लगा तो फीवर कम हो गया। 1-1.5 घंटे में सारे रिपोर्ट भी आ गए, सारे रिपोर्ट नॉर्मल। और इंजेक्शन से जब फीवर डाउन हुआ ना 98-99 के इस पे जब आया, तब मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ। फिर मैंने याद किया कि मैंने गलती क्या करी है। तब याद आया कि हमारी एमएलए ने जब मुझे बंगलों पे बुलाया था तो नहाने समय मैंने चेन उतारा अपना, गले में चेन और ताबीज़ होती है ना, तो नॉर्मली मैं चेन उतार देता हूँ क्योंकि कई बार वो साबुन उसमें फंस जाता है या रुद्राक्ष रहता है तो उसमें साबुन अटक जाता है या शैम्पू से रुद्राक्ष ख़राब होता है, तो मैं चेन उतार देता हूँ लेकिन ताबीज़ नहीं उतारता। उस दिन क्या हुआ, वो ताबीज़ का धागा चेन में बहुत ज़्यादा फंस गया था, तो मैंने साथ में ही उतार के रखा कि नहाने के बाद पहन लूँगा, और पहनना भूल गया और आप बिना पहने चले गए? चला गया मैं। अब मैं आउट ऑफ प्रोटेक्शन, और प्रेत तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये तो मिले आउट ऑफ प्रोटेक्शन। फिर मुझे याद आया मैंने ये गलती की है। फिर डॉक्टर को विदा किया, मम्मी को कहा कि यहाँ पे आप फटाफट अगरबत्ती जलाइए, जो भी मेरा साधना की चीज़ें हैं, प्रसाद वरसाद लोबान जलाओ, सब जला के इन लोगों को कहा पापा मम्मी को आप लोग जाइए। बिकॉज जब मैं बीमार था तो मम्मी पापा ने मुझे मेरे फ्लैट से निकाल के अपने फ्लैट में रख लिया था, क्योंकि लगातार ध्यान देना पड़ रहा था ना, फीवर इतना हाई जा रहा है, थोड़ी थोड़ी देर पे पट्टी करनी है, कुछ सूप दे रहे हैं, काढ़ा दे रहे हैं, और मेरा फ्लैट बिल्कुल सेपरेट है इन सारे पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने वो पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया। जब बैग लेकर जब जाप करना शुरू किया, जब 3 माला 7 माला तक जब जाप हुआ, तब एकदम से लगा कि शरीर से कुछ निकल के गया। एकदम से ऐसा फील हुआ कि कुछ खिंच के गया है मेरे शरीर से, बट मेरी आवाज़ चली गई उसके बाद। मतलब मैं हेलो बोलने के लिए भी ना एफर्ट डालना पड़ता था, मेरा शरीर हल्का हो गया था, यहाँ पकड़ लिया था उसने। ये तब तक रहा जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ गया। अरे जब इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके बाद मेरी आवाज़ वापस आई है। ऐसा क्यों सर? ऐसा कुछ पता नहीं, उस reason है जिस इसके तांत्रिक ने भी चलाया था ना, शानदार मारन विद्या चलाई थी। मतलब मैं अभी भी कहता हूँ हैट्स ऑफ। और जो हमारे खिलाफ खड़े थे, मैंने उनके लोगों को बोला कि मतलब बोल देना, मज़ा आ गया, क्योंकि वो जानते थे इनका प्रोटेक्टर ये है। तो मैंने उनको बोला कि मज़ा आ गया, सच में शानदार तांत्रिक था जो विद्या चलाई ना उसने। अगर उस दिन वो विद्या उन पे चल जाती, उनकी कहानी ख़राब हो जाती। मतलब जो शक्ति हम तांत्रिकों को 2 महीने बेड रिडन कर सकती है, अक्टूबर नवंबर दीपावली तक मैं बीमार रहा हूँ। नॉर्मल बंदा तो फिर नॉर्मल की तो हालत 1-2 खराब। दिन का ही गेम होगा नॉर्मल बंदे के लिए। तो नॉर्मल बंदा मतलब 107 108 बुखार में तो कॉन्शियसनेस से खत्म सर हो ये तो जाएगा। अभी बिलीव नहीं हो रहा कि 107 पे फीवर पहुंच गया। जी, ये इस पैरानॉर्मल हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती। हार्ट रेट 140 का देखा है कभी? 140। मैंने आज स्मार्ट वॉच नहीं पहनी, आपको दिखा दूंगा। 140 का हार्ट रेट रहता, हमारे लिए सब नॉर्मल है। पसीने आने, लोग घबरा जाते थे हार्ट अटैक आ रहा है इसको, 140 का हार्ट रेट, पसीना चल रहा है पूरा, जल्दी जल्दी फिर भागते हैं, मंत्र जाप करते हैं, फिर वो प्रेतों को हटाते हैं। अच्छा, पर सर ये फिर ये मारन क्रिया में क्या ऐसा क्या करते हैं वो जो इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है आदमी को? मारन विद्या में टेक्निकली देखिए, मैंने पिछली बार भी बताया था, देवता सेम है। एक कह रहा है बचा दो,
एक कह रहा है गिरा दो। वो उन्हीं शक्तियों को चला देते हैं कि इसको ख़त्म ही कर दो, इसको मार दो। मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन बताया ना मैंने। तो मारन में मतलब ख़त्म कर दो। तो अगर मैं तांत्रिक नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आशीर्वाद तो है कि मैं इसमें सरवाइव कर पाया। जो 3 दिन मुझे ये समझ आने में लग गए कि अरे मेरे साथ ये हो रहा है, अब जल्दी से मेरा ताबीज़ पहनाओ, जल्दी से मुझे वो मंत्र, मेरा जाप बैग दो, मेरे आजू बाजू अगरबत्ती जलाओ, जल्दी माता रानी की फ़ोटो लाओ, प्रसाद चढ़ाओ, ये सब करके जाप शुरू करूँ। नॉर्मल तो किसी को समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ। और यही होता है कि कई केसेस में आप देखोगे, डॉक्टर बोलेगा अरे इनको नींद में हार्ट अटैक आ गया, अरे इनका तो किडनी फेल हो गया रातों रात, अरे 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो गया। हमारा शरीर ऐसा है कि एक चींटी भी काटती है ना तो सिग्नल देता है। 4th स्टेज में कैंसर कैसे डिटेक्ट हो सकता है? तभी होगा जब आपके सेंसेस को ब्लॉक किया गया है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपके शरीर में चल क्या रहा है। ये मारन विद्या का खेल है। आप पे उच्चाटन कर दिया जाता है, आप अपने फोकस से भटक जाते हो। उच्चाटन मतलब जो काम करना है वही नहीं करोगे, जो नहीं करना है वो सारे करोगे। मोहन, जिसको वशीकरण मतलब आपके वश में कर देना, ऐसी चीज़ें चलती हैं। इट्स वेरी डेंजरस। और पॉडकास्ट में जितनी आसानी से इन विद्याओं को फैला दिया गया है, हम डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। एंड आपने स्टोरीज तो इंटरेस्टिंग सुनाई, साथ ही साथ ऑडियंस को भी अवेयर करा, तो बहुत ही मज़ा आया इस एपिसोड में। कुछ लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें, आप कुछ क्लासेस भी शुरू करने वाले हो ऐसा हमने सुना है, तो उसके बारे में लोगों को बता दो। जी देखिए, मेरे ज्योतिष और वास्तु के क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर घर ज्योतिष और वास्तु को पहुंचाऊं। रीज़न ये है कि अगर आप अपने लाइफ पाथ को समझ जाते हो ना, तो आप जीवन में जो चाहे वो पा सकते हो। और ज्योतिष आपका लाइफ पाथ बताता है और वास्तु ये बताता है कि इस लाइफ पाथ में आप कैसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस घर में रह रहे हो या जिस ऑफिस में अपना काम कर रहे हो, वहाँ की एनर्जी कितनी अच्छी है, वो आपके लाइफ पाथ में हेल्प करती है। जब आप इन 2 चीज़ों को समझते हो तो आपको समझ आ जाता है कि अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो चलो हमारी कुंडली में है, अगर कुछ बुरा चल रहा है तो हमारी कुंडली में है। लेकिन अगर कुंडली में अच्छा समय है और फिर भी बुरा हो रहा है, मतलब इट्स पैरानॉर्मल। तो मैं अब पैरानॉर्मल साधना के भी कुछ कोर्सेज लेके आ रहा हूँ और बहुत सस्ते में लेके आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे गुरु के गाइडलाइन में लोगों को मैं सेल्फ प्रोटेक्शन की साधना सिखाऊं कि एटलीस्ट आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, अपने आप को नकारात्मक ऊर्जाओं से आप कैसे बचाएंगे, अपनी परिवार को कैसे बचाएंगे। मैं ये चीज़ लेके आ रहा हूँ। तो मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा, आप लगा दीजिए वीडियो में। लगा देंगे सर, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो फिल कर लीजिएगा फॉर्म। और इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अपने आसपास आप भी पॉजिटिविटी बना के रखिए, इस पॉडकास्ट को लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे, जो छोटे बच्चे या कोई भी लोग ये हॉरर पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसको अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। अपने आसपास पॉजिटिविटी रखिए। हमारे हॉरर पॉडकास्ट को एंटरटेनमेंट पर्पस या स्टोरी टेलिंग के पर्पस से देखा करिए। अपने माइंड पे उसको हावी मत होने दीजिए इतना कि आपको लगे आपके आसपास भी कुछ नेगेटिव हो रहा है या आप पे भी किसी ने कुछ कर दिया। अपना खाओ पियो, मौज लो, मस्त रहो, किसी का बुरा मत करो। हम मिलें आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय बजरंगबली। थैंक यू।